Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. वेलकम टू द चैनल ऑफ अद्वैत पावस्कर। आज हम लोग सीखने वाले हैं टॉपिक पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टॉपिक का नाम है पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड द रूल्स एप्लीकेबल आर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। दो टाइप के सिक्योरिटीज होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट हम लोग जिस चीज में करेंगे दे आर कॉल्ड एज व्हाट सिक्योरिटीज, और उसमें दो टाइप है। वन टाइप इज फिक्स इनकम बेयरिंग एंड द अदर वन इज वेरिएबल इनकम बेयरिंग। ना फिक्स इनकम बेयरिंग मतलब अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जैसे डिबेंचर्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, जिस पर हमको मिलने वाला जो इंटरेस्ट है उसका रेट भी फिक्स है और उसका डेट भी फिक्स है, मतलब कौन से दिन में कितने परसेंट से हमको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज फिक्स। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर्स में तो उसमें मिलने वाला जो डिविडेंड है ना तो उसका रेट फिक्स होता है ना तो उसका डेट फिक्स होता है, मतलब कौन से रेट से मिलेगा ये डिपेंड करता है कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया एंड व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और कौन से डेट में डिक्लेयर हुआ दैट इज आल्सो कैन नॉट बी डिसाइडेड इन एडवांस। सो नाउ देयर आर टू टाइप्स बेसिकली, फिक्स इनकम बेयरिंग एंड वेरिएबल इनकम बेयरिंग। हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद द फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। नाउ विल लर्न बेसिक इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट ये बेसिकली रियल अकाउंट है एंड एज यू आर अवेयर रियल अकाउंट्स के रूल होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड रियल अकाउंट पर डेबिट बैलेंस होता है। तो जब इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। एक बार फिर से, ओपनिंग बैलेंस हमको लिखना है डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है हमको क्रेडिट साइड में। नाउ व्हेन देयर इज अ परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हमको इसको लिखना है डेबिट साइड में। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग खरीदेंगे वी हैव टू पास द एंट्री ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो हमको लिखना होगा क्रेडिट साइड, क्योंकि एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट व्हाट गोज एट, इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो हमको लिखना होगा क्रेडिट साइड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको हमको लिखना है डेबिट साइड में। ये क्यों लिखेंगे डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग द नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। तो प्रॉफिट अगर होता है सेल पर तो वी हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री ऑन द डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर लॉस हुआ है तो हमको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, क्योंकि अगर लॉस होता है तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, मान के चलते हमारे पास एक 2000 का इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने 1500 में बेचा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 इज सोल्ड फॉर 1500, तो बेसिकली हम लोग क्या इंटरेस्ट पास करेंगे। पहले हमने 1500 में इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1500, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो 2000 का था जिसको हमने 1500 में बेचा तो 500 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमारा एंट्री होगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट 500। अभी ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो साल के आखिर में हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो ट्रांसफर का हमारा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 500। तो अगर हम लोग ये लास्ट के दो एंट्रीज को कंबाइन करते हैं तो इफ यू सी द एंट्रीज लॉस ऑन सेल इन्वेस्टमेंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट विल गेट कैंसल, तो जो बाकी बचता है तो लास्ट के दो एंट्रीज को कंबाइन करेंगे तो एंट्री बचता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसका मतलब अगर हमको लॉस हो रहा है तो हम लोग वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ वन मोर अकाउंट इज इन्वॉल्व इन दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो आपको रूल पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन्स। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, तो हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड पर क्रेडिट बैलेंस होगा। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जब हमको रिकॉर्ड करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड। हमको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, उसका बेसिकली एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंड बीइंग द नॉमिनल अकाउंट, साल के आखिर में इसका बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसका एंट्री हमको कहां पर पास करना है, डेबिट साइड में, क्योंकि इसका एंट्री होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारे एंट्रीज हम लोग एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं, क्या क्या एंट्रीज होंगी, आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है। अभी ये वाला पेज आपको याद रखना है। तो अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड। परचेस अगर होगा तो डेबिट साइड, सेल अगर होगा तो क्रेडिट साइड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है सेल पर तो डेबिट साइड में लिखना है, लॉस अगर हो रहा है सेल पर तो क्रेडिट साइड में लिखना है। इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो वो हमको कहां पर लिखना है, क्रेडिट साइड। और साल के आखिर में इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको लिखना है हमको डेबिट साइड में। एक बार फिर से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा डेबिट साइड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड, एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हमको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। दिस पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉर्डिंग द इंटरेस्ट। बढ़ते आगे, बेसिक टर्म्स जो बार बार वर्ड्स हमको सुनाई देंगे इस पूरे टॉपिक में, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। नॉर्मली बॉन्ड्स का जो सर्टिफिकेट आता है, डिबेंचर्स का जो सर्टिफिकेट आता है, उस पर जो वैल्यू प्रिंट हुई है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, फेस वैल्यू। मान के चलते उस पर 100 रुपीज प्रिंट हुआ है या फिर 1000 रुपीज प्रिंट हुआ है, तो ये उसका फेस वैल्यू हुआ, नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू, द वैल्यू एट विच डिबेंचर्स बॉन्ड्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट में, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, उस पर इस डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। वहां पर जो वैल्यू प्रिवेल हो रही है, वहां पर जो वैल्यू दिख रही है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच द डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आर परचेज, हमने जिस वैल्यू पर वो डिबेंचर्स खरीदा है, दैट विल बिकम द कॉस्ट प्राइस। अभी इन तीन वैल्यू में से मार्केट वैल्यू कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, मार्केट वैल्यू जो बार बार बदलने वाली है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, तो उसको हमको कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हमारे अकाउंट्स में वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली टू थिंग्स, एक तो है फेस वैल्यू और दूसरा है कॉस्ट प्राइस। फेस वैल्यू मतलब वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट, एंड कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पर हमने वो बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीदा है, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस। सो दिस टू प्राइस विल रिमेन फिक्स। द मार्केट वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, तो उसको हमको कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करना है। एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को छोड़कर जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट होगा हमारा एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट। Now whenever we have to record the entries in the investment account, we have to always record the entry at X interest price. तो क्वेश्चन में अगर आपके पास X इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमको वही चीज रिकॉर्ड करना है। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है तो वी हैव टू रिकॉर्ड द X इंटरेस्ट प्राइस बाय रिमूविंग द इंटरेस्ट पोर्शन फ्रॉम दैट। तो कम इंटरेस्ट अगर वैल्यू दिया है तो उसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दो, जो अमाउंट बाकी बचेगा वो हमारा X इंटरेस्ट होगा, एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली X इंटरेस्ट प्राइस इन द कॉस्ट कॉलम। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट जो है वो हमेशा फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है एंड नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू। सो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू और कॉल्ड एज फेस वैल्यू। इट इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू, इट इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्रोकरेज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह, these are the securities which are bought and sold through a registered broker only. The amount which is paid or payable to the stock broker is called as brokerage. तो हम लोग ये ब्रोकर के थ्रू ही खरीद सकते हैं, वो रजिस्टर्ड ब्रोकर होने चाहिए, और उनके बदले में उनको जो हम लोग कमीशन देंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रोकरेज। और ये ब्रोकरेज जो होता है दैट इज नॉर्मली कैलकुलेटेड एट मार्केट वैल्यू।
क्वेश्चन में अगर लिखा है कि इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, देन वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू। ट्रीटमेंट फॉर ब्रोकरेज, अगर हमने परचेस किया है तो ब्रोकरेज को हमको ऐड करना है, और अगर हमने सेल किया इन्वेस्टमेंट तो सेल वैल्यू में से, सेल प्रोसीड्स में से ब्रोकरेज को माइनस करना है। फिर से एक बार, परचेस किया है इन्वेस्टमेंट तो वी हैव टू ऐड द ब्रोकरेज अमाउंट टू द कॉस्ट, अगर हमने सेल किया है तो वी हैव टू सबट्रैक्ट द ब्रोकरेज अमाउंट फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल प्रोसीड्स व्हिच इज एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट दिया तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया। उसमें से लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब ब्रोकरेज वगैरह, तो ये आ गया आपका नेट सेल्स प्रोसीड्स। अभी इसमें से हमको माइनस करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कॉस्ट मतलब आपका जो कॉस्ट का कॉलम है, डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है उसका नॉमिनल वैल्यू, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आपका जो नॉमिनल वैल्यू का कॉलम है उसके डेबिट साइड की टोटल माइनस क्रेडिट साइड की टोटल, लेकिन वो जो क्रेडिट साइड माइनस करोगे उसमें से जो इन्वेस्टमेंट बेचा है जिसके लिए कैलकुलेशन चल रहा है उसको हमको छोड़ना है, मतलब दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपका आंसर नेट सेल्स प्रोसीड में से अगर आप ये वेटेड एवरेज कॉस्ट माइनस करते हो, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो ये होगा प्रॉफिट ऑन सेल, और अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो ये होगा हमारा लॉस ऑन सेल। तो आपको पता है प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में, और लॉस को कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नाउ इंस्टेड ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वी कैन टेक नंबर ऑफ डिबेंचर्स आल्सो। अगर आप देखो को फॉर्मूला है जो न्यूमरेटर में नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है और डिनोमिनेटर में टोटल नॉमिनल ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसके जगह पर आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब नॉमिनल वैल्यू की जगह पर वी कैन टेक द क्वांटिटी आल्सो, स्टिल यू गेट द सेम आंसर। थैंक यू। Now we are going to learn how to record the entries in the investment account. तो जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो we have to fill up these 4 lines from the question in the books of। तो इन्वेस्टर का नाम लिखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ, तो हमने किसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे 12% डिबेंचर्स इन ए लिमिटेड, 15% डिबेंचर्स इन बी लिमिटेड, लाइकवाइज। तो हमने किस डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन सा कंपनी है, उसको लिखना है। फॉर द ईयर एंडेड, हम लोग जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस ईयर के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो साल कब खत्म हो रहा है। एंड ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी कौन से डेट्स पर इंटरेस्ट देने वाली है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ वी हैव टू फिल अप दिस 4 लाइंस। इन्वेस्टर का नाम, इन्वेस्टमेंट किसमें किया, उस इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड, ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉलम्स को आप देख सकते हो, डेबिट साइड में जो कॉलम्स है वही क्रेडिट साइड में है, सिमिलर कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट नंबर, नॉमिनल वैल्यू और यू कैन कॉल एज फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, जिसमें हमको एक्स इंटरेस्ट प्राइस रिकॉर्ड करना है। द सेम कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस जो है, whenever you have to record the opening balance, it should be recorded on the debit side, लिखेंगे to balance brought down। परचेस अगर करना है तो अगर परचेस हुआ, इन्वेस्टमेंट अगर परचेस हुआ है तो we have to record on the debit side, debit what comes in, हमने theory part में सीखा है why we have to record on the debit side। interest received on investment, अगर हमको इंटरेस्ट मिला है हमारे इन्वेस्टमेंट पर तो we have to record it in the credit side। if you observe the column, हमको सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड करना है, हमको सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड करना है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल को हमको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में। अगर सेल हुआ है उसमें प्रॉफिट हुआ है तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट अगर हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। इफ यू ऑब्जर्व द कॉलम, हमको सिर्फ वो कॉस्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अगर लॉस हुआ है सेल पर तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड,
क्योंकि लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, और इसमें से भी कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट कॉलम में. यू शुड ऑब्जर्व द कॉलम आल्सो साइमल्टेनियसली. फिर जब टोटल करना है, वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ नॉमिनल वैल्यू कॉलम फर्स्ट डेबिट साइड. नॉमिनल वैल्यू कॉलम की डेबिट साइड की टोटल करेंगे. द सेम टोटल वी हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. जैसे कि आप देख रहे हो उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे. whatever is the balance we'll write balance carried on. ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ. तो भाई हमारा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर जो इंटरेस्ट अक्रूड है, इंटरेस्ट जमा हुआ है 2 महीने का 3 महीने का, वो आपके टाइम लाइन से आपको मिल जाएगा. तो वो हमको कैलकुलेट करना है. तो ये क्लोजिंग बैलेंस का इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट एंड दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इन द इंटरेस्ट कॉलम. फिर उसके बाद इंटरेस्ट कॉलम का क्या करेंगे, टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का. वो सेम टोटल हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में. उसमें से डेबिट साइड वाला टोटल जो है वो माइनस करेंगे, डेबिट साइड का अमाउंट माइनस करेंगे. जो बैलेंस आएगा दैट बैलेंस इज द इंटरेस्ट अर्न फॉर द ईयर. और वो बैलेंस कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे. उसके बाद टोटल करेंगे कॉस्ट कॉलम के डेबिट साइड का, उसको लिखेंगे सेम क्रेडिट साइड में. उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे और जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस. अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर ही खत्म होगा. इफ द मार्केट वैल्यू इज गिवन वी हैव टू कंपेयर दिस कॉस्ट बैलेंस विद द मार्केट वैल्यू एंड वी हैव टू राइट व्हिच एवर इज लेस. तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे इसको. तो ये था आपका रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. Now we'll discuss the question which is adopted from March 2007 and November 2016 paper. Question को थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं. Miss Bhagwati entered into the following transactions of purchase and sales of 12% debentures of 100 each of Mansi Limited. तो इसमें इन्वेस्टर का नाम लिखा हुआ है मिस भगवती, और किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 12% debentures of Mansi Limited, and each debenture is having the value of 100 each, that is a nominal value. Interest is payable on 30th June and 31st December. साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है. So company is going to pay the interest for 6 months each time. साल में अगर 2 बार इंटरेस्ट मिलता है तो इट्स अ हाफ ईयरली इंटरेस्ट. साल में अगर 3 बार मिल रहा है तो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड फॉर 4 months each. साल में अगर 4 बार मिल रहा है मतलब क्वार्टरली तो वो 3 महीने का होगा. और साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर, दैट इज 12 months. तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31st ऑफ दिसंबर. साल में 2 बार मिलने वाला इंटरेस्ट, दैट मींस इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर 6 months, हाफ ईयरली. ट्रांजैक्शंस दिए हुए 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस, 1 जून में सेल, 1 सितंबर में परचेस, 1 दिसंबर में अगेन परचेस एंड 1 फरवरी में सेल. क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ भगवती फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012. द मार्केट वैल्यू ऑन 31st March was rupees 67,500. अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. ये अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं भी दिया होगा, वी हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ओनली. तो सबसे पहले तो हमको टाइमलाइन डिसाइड करना होगा और इसके लिए हमको क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ना है. वो लिखा है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भगवती फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. तो साल जो खत्म हो रहा है वो 31st March में खत्म हो रहा है. इसका मतलब साल शुरू होगा 1 अप्रैल में. तो 31st March को हमको क्लोजिंग करना है. तो द ईयर विल बिगन फ्रॉम 1 अप्रैल. ये फाइनेंशियल ईयर हुआ. बढ़ते आगे. क्वेश्चन में देखो आपके सेकंड लाइन में लिखा है क्वेश्चन के इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर. हमने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है मानसी लिमिटेड, वो कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है 30th जून एंड 31st दिसंबर. तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा. तो विल रिकॉर्ड द डेट्स फॉर इंटरेस्ट. सो 30 जून एंड 31st दिसंबर आप देख सकते हो टाइमलाइन में. 30 जून को इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6 महीने का है. 31st दिसंबर को भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6 महीने का है. हाफ ईयरली मिल रहा है. नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग ये ट्रांजैक्शन देखेंगे, हमको इस ट्रांजैक्शन को टाइमलाइन में लिखना है. 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, 1 जून को सेल, 1 सितंबर को परचेस,
1 दिसंबर को अगेन परचेज, 1 फरवरी को सेल। तो हमने यहाँ पर टाइमलाइन पर लिख दिया 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है, 1 जून को सेल, 1 सितंबर को परचेज, 1 दिसंबर को अगेन परचेज एंड 1 फरवरी को सेल। अभी आता है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमको पिछला वाला इंटरेस्ट कब मिला होगा। हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल में, जहां पर हमको ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट इज अक्रूड इन दैट ओपनिंग बैलेंस। तो हमको इसके पीछे जाना होगा। अप्रैल से पिछला वाला महीना होगा मार्च, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिला है। उससे पहले वाला फरवरी, उसमें नहीं मिला है। उससे पहले जनवरी, उसमें भी नहीं मिला है। तो लास्ट इंटरेस्ट हमको मिला होगा पिछले साल के दिसंबर में, दैट इज 31 ऑफ दिसंबर। तो ये 31 दिसंबर में आपको लास्ट वाला इंटरेस्ट मतलब पिछले साल का इंटरेस्ट मिला होगा, उसके बाद का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड। तो कैसे काउंट करेंगे? 31 दिसंबर में पिछला इंटरेस्ट मिल चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। तो 1 अप्रैल में जो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, यू हैव टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 3 मंथ्स कहाँ से है, फिर से एक बार ये 3 मंथ्स। तो पिछला वाला इंटरेस्ट मिला था हमको 31 दिसंबर में, उसके बाद का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अप्रैल क्यों नहीं काउंट किया? अप्रैल का 1 तारीख है। देन 1 ऑफ जून को हमको सेल रिकॉर्ड करना है। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अक्रूड इन दैट सेल। तो 1 जून से पिछला वाला इंटरेस्ट हमको कब मिला था? अगेन 31 दिसंबर ही है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट बाकी है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, मतलब 5 मंथ्स। जून काउंट क्यों नहीं करेंगे? जून का 1 तारीख है। तो 1 जून को जो सेल रिकॉर्ड करेंगे वहां पर हमारा 5 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। फिर उसके बाद का एंट्री आता है 30 जून, उसमें तो हमने लिखा है ये 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो हमको कंपनी से इंटरेस्ट मिलेगा। अगला वाला ट्रांजैक्शन देखो टाइमलाइन पर 1 सितंबर है, जिसमें हमको परचेस रिकॉर्ड करना है। अभी हमको काउंट करना है कि इसका परचेस जो हम लोग कर रहे हैं उसका कितने महीने का इंटरेस्ट बाकी है। सो वी हैव टू मूव बैकवर्ड। पिछला वाला महीना अगस्त, जुलाई, लास्ट वाला इंटरेस्ट जून के आखिर में मिला था, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। सितंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 सितंबर में, तो 1 सितंबर में परचेस करेंगे, उसमें 2 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। उसके बाद का ट्रांजैक्शन आता है 1 दिसंबर में, अगेन वी हैव टू रिकॉर्ड परचेस। तो यहाँ पर भी काउंट करेंगे कि कितने महीने का इंटरेस्ट बाकी है। तो देखते हैं पिछला वाला इंटरेस्ट कहाँ पर मिला था? जून में मिला था, जून के आखिर में मिला था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 5 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। दिसंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 दिसंबर है। 31 दिसंबर में तो हमने ऑलरेडी लिखा है 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर 1 फरवरी में जो सेल होगा उस सेल में कितना महीने का इंटरेस्ट बाकी है वो काउंट करेंगे। अभी हमारा लास्ट वाला इंटरेस्ट जो है 31 दिसंबर का है। उसके बाद जनवरी महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो इट इज फॉर 1 मंथ। फरवरी काउंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फरवरी का 1 तारीख है। अभी आते हैं 31 मार्च में हमको क्लोजिंग करना है। 31 मार्च में जब क्लोजिंग करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कितने महीने का इंटरेस्ट बाकी है। तो लास्ट वाला इंटरेस्ट हमको मिला है 31 दिसंबर में, तो 31 दिसंबर के बाद तो जनवरी, फरवरी एंड एंटायर मार्च, क्योंकि मार्च का भी ये 31 है, तो पूरे 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। तो 31 मार्च में हमको क्लोजिंग भी करना है, साथ में मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर भी करना है। ये था आपका टाइमलाइन। अगर आपका ये टाइमलाइन परफेक्ट है तो डेफिनेटली आपका आंसर परफेक्ट ही आएगा। ये टाइमलाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस टाइमलाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि बाकी रिकॉर्ड करने में आपका मिस्टेक होगा ही नहीं। आपको पता है ओपनिंग डेबिट में लिखना है, क्लोजिंग क्रेडिट में, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में, लॉस हुआ तो क्रेडिट में, मतलब एंट्रीज आर फिक्स। ओनली दैट मैटर्स इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड देयरफॉर दिस टाइमलाइन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बार बार रिवाइज करके देखना है, बार बार समझना है। बढ़ते आगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन में, जब हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए जाएंगे तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा इन्वेस्टर का नाम है मिस भगवती। इन्वेस्टमेंट किसमें करने वाली है? 12% डिबेंचर्स ऑफ मानसी लिमिटेड। जो साल के लिए हमको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है वो ट्रांजैक्शन साल खत्म हो रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो यही 4 लाइन हमको लिखना है क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में। इन द बुक्स ऑफ, इन्वेस्टर का नाम मिस भगवती,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया है, 12% डिबेंचर्स इन मानसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, साल कब खत्म होने वाला है 31 मार्च 2021, ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, दो बार इंटरेस्ट मिलने वाला है 30 जून एंड 31st ऑफ डिसंबर. नाउ विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट एक्चुअली. तो अगर हम लोग टाइमलाइन को देखेंगे फिर से एक बार, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला तो वो तो रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि वो पिछले साल का है. हमारा इस साल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से, जहाँ पर हमको ओपनिंग रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग बैलेंस जो डेबिट साइड में लिखना है, और जो ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे उसमें 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी है. तो देखते हैं ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं. 1 अप्रैल में कितने डिबेंचर्स है, 800, 100 रुपए का है, क्या मतलब 80,000 आपका नॉमिनल वैल्यू हो गया और उसका कॉस्ट दिया हुआ है 76,000. तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में देखो 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉमिनल वैल्यू कॉलम में 80,000, कहां से है 80,000, 800 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड कॉस्ट 76,000. देख सकते हो आप यहाँ पर 76,000 का कॉस्ट दिया हुआ है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और आपको पता है इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू. तो आप 80,000 पर 12% कैलकुलेट करोगे कितने महीने के लिए, तो हमने टाइमलाइन में लिखा है कि ये कितने महीने का बाकी है, 3 महीने का बाकी है. तो 80,000 का 12% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 दैट कम्स टू 2,400. तो आपको लिखना होगा ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 नॉमिनल वैल्यू, 800 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, 2,400 हमने ये को कैलकुलेट किया. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. तो 80,000 का 12% 3 महीने के लिए तो 3/12, तो 2,400 and 76,000 that was the cost which is given in the question. बढ़ते आगे टाइमलाइन को अगर देखोगे हमने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया. अभी आपका टाइमलाइन आपको बता रहा है कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपको रिकॉर्ड करना है वो 1 जून को है, दैट इज सेल. तो सेल को हमको रिकॉर्ड करना होता है क्रेडिट साइड में, और यहाँ पर 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, जमा है. तो क्वेश्चन में देखते हैं 1 जून को हमने कितने डिबेंचर्स बेचे, 300. कैसे बेचे, 105 कम इंटरेस्ट. अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ये कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है. तो रिकॉर्ड करने के लिए हमको सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना होगा. सबसे पहले सेल को हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में. तो देखते हैं क्रेडिट साइड में 300 डिबेंचर्स बेचे हैं, तो बाय बैंक सेल का एंट्री हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 30,000. फिर जो प्राइस दिया था वो कम इंटरेस्ट था जिसको हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, एक्स इंटरेस्ट में. उसके लिए हमको सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया 30,000, उस पर 12% 5 महीने के लिए, तो 5/12 दैट कम्स टू 1,500. एंड सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. कम इंटरेस्ट वैल्यू दिया है 105, आपके ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 105 इज कम इंटरेस्ट. तो 300 दैट इज नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 105, आपका आ गया आंसर 31,500. ये कम इंटरेस्ट प्राइस है जिसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे 1,500, आपका एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आ गया 30,000. तो आपको ये दोनों चीज को भी रिकॉर्ड करना है. तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो नॉमिनल वैल्यू आ गया आपका 30,000, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो अभी हमने किया 1,500 एंड कॉस्ट मतलब कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, हमारा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आ गया 30,000. नाउ इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, सिर्फ ये इत्तेफाक है कि हमारा नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू जो है दोनों सेम है. ऐसे जरूरी नहीं कि दोनों सेम आएगा. दिस इज ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज कमिंग सेम, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. तो 30,000 हमारा नॉमिनल वैल्यू है और जो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा उसका कॉस्ट भी 30,000 है. अगर सेल हुआ है तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जिसके लिए हमको वर्किंग नोट करना जरूरी है. तो ये रहा आपका वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. नेट सेलिंग प्राइस, इसको हमेशा आपको लिखना है वो कॉस्ट वाला लाइन, दैट इज 30,000. कॉस्ट वाला अमाउंट लिखना है 30,000 लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड. इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट. अब ये टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगा, तो आपका डेबिट साइड का जो टोटल है कॉस्ट का 76,000 दिख रहा है, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है सिवाय सेल वाले लाइन को छोड़कर. तो जिस सेल के लिए हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं उसको छोड़कर तो क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं. तो डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब डेबिट का 76,000 माइनस क्रेडिट साइड का कुछ भी नहीं, तो 0, तो 76,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड. तो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा उसका नॉमिनल वैल्यू आपको कितना दिख रहा है 30,000 डिवाइड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. अभी ये टोटल नॉमिनल वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो जो नॉमिनल वैल्यू कॉलम है उसके डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड. तो डेबिट साइड में 80,000 है, क्रेडिट साइड में नॉमिनल वैल्यू का जो कॉलम है उसमें सेल का ट्रांजैक्शन छोड़कर बाकी कुछ है ही नहीं, मतलब 0.
तो 80,000 माइनस 0 दैट इज 80,000। तो आपका न्यूमरेटर हो गया 76,000 कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 30,000 डिवाइड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 80,000। इसका आंसर आता है 28,500। 30,000 में से 28,500 माइनस करते हो तो आपका आंसर प्लस में आता है, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल 1,500। अगर ये आंसर माइनस में आता तो ये लॉस, प्लस में आता है तो प्रॉफिट। तो अगर ये प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया 1 जून टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1। और कौन से कॉलम में लिखोगे? कॉस्ट कॉलम। बढ़ते आगे, टाइमलाइन को देखोगे, ओपनिंग बैलेंस हो गया, सेल हो गया। अभी नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है? इंटरेस्ट। कौन से तारीख को रिकॉर्ड करना है? 30 जून। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो 30 जून को कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 महीने का। तो क्रेडिट साइड में देखो बाय बैंक इंटरेस्ट, हमने सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में लिखा है 3,000। अभी कैलकुलेट कैसे करोगे? हमारे पास 80,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 30,000 हमने बेच दिया। आपको कैलकुलेटर देखना है, साथ में कैलकुलेटर रखना है। 80,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से हमने 30,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बाकी बचा वो 50,000 का है। 50,000 का इन्वेस्टमेंट बाकी है। फिर से एक बार, 80,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 30,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट बचा वो 50,000 का है। 50,000 पर 12% 6 महीने के लिए। अब सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, 12 महीने के लिए 12%, तो 6 महीने के लिए 6%। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, तो आपका आंसर आ गया 3,000। बढ़ते आगे, टाइमलाइन पर देखोगे, ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करके हो गया, सेल हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अगला वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है? परचेस का है। कितना महीने का इंटरेस्ट बाकी है? 2 महीने का है। क्वेश्चन में देखते हैं, 1 सितंबर में 700 डिबेंचर्स परचेस किया हुआ है एट एक्स इंटरेस्ट। अभी एकदम सिंपल बन गया। 700 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपका फेस वैल्यू आ गया। 700 को मल्टीप्लाई करोगे 98 से, तो आपका ये कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट दिया है। वी नीड नॉट कन्वर्ट, हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, टाइमलाइन पर देख सकते हो, ये 2 महीने का इंटरेस्ट है। तो 70,000 ये आपका नॉमिनल वैल्यू कहाँ से आया? 700 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर 1400 कहाँ से आया? तो 70,000 का 12% 2 महीने के लिए कैलकुलेट करो, तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, तो आपका आएगा 1,400। सिंपल सी बात है, 12 महीने का 12%, तो 2 महीने का 2%। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 70,000 का 2% दैट इज 1,400। और कॉस्ट तो लिखा ही था, आप देख सकते हो क्वेश्चन में था आपका कितना परचेस किया था? 700 मल्टीप्लाइड बाय 98, तो आपका ये आ जाएगा 68,600। बढ़ते आगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपको 1 दिसंबर में फिर से एक बार परचेस है, मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। कितना महीने का इंटरेस्ट है? 5 मंथ्स। 12 महीने के लिए 12%, तो 5 मंथ्स के लिए 5%। आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, 1 दिसंबर में हमने 400 डिबेंचर्स खरीदे हैं। अभी प्राइस कौन सा है? 108 कम इंटरेस्ट है, विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्स इंटरेस्ट। तो 400 डिबेंचर्स खरीदे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका 40,000 हो गया। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, 12% साल का है, तो 5 महीने के लिए 5% हो जाएगा। तो 40,000 का 5% दैट कम्स टू 2,000। 40,000 का 5% दैट कम्स टू 2,000। या फिर आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, 40,000 का 12% मल्टीप्लाइड बाय 5/12, 5 महीने के लिए 2,000। कम इंटरेस्ट का वैल्यू, 400 डिबेंचर्स हमने खरीदे 108 के भाव से, तो होता है 43,200, जिसमें से इंटरेस्ट 2,000 का है, उसको निकाल दो, तो बचा हुआ हमारा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू वो हो गया 41,200। फिर से एक बार, इंटरेस्ट 2,000 है और कम इंटरेस्ट में से हम लोग इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो हमारा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू 41,200 है। तो एक और किस चीज को करेंगे अभी? तो इंटरेस्ट कॉलम में लिखेंगे 2,000 जो हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया था, और एक्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो किया था 41,200, उसको कॉस्ट में लिखेंगे। तो आपको एक चीज का याद रखना है, कॉस्ट कॉलम में हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही आएगा। बढ़ते आगे, देखो क्या क्या हो गया टाइमलाइन के हिसाब से। ओपनिंग बैलेंस हो गया, सेल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, दूसरा सेकंड परचेस हो गया, अगेन परचेस हो गया। ऑन 31 दिसंबर में वी हैव टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट, इट इज फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और साल में 2 बार मिलता है, तो ये यहाँ पर 6 महीने का ही आएगा। तो 31 दिसंबर में क्रेडिट साइड में एंट्री बाय बैंक, एंट्री फॉर इंटरेस्ट,
कॉलम को चेक करो, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है। ये अमाउंट आ गया 9600। अभी इसको ध्यान से समझो क्योंकि ये रिकॉर्ड करने में स्टूडेंट ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये ध्यान से सुनो। पूरे साल का 12% तो 6 महीने का 6%, इतना तो आपको याद है। अभी नॉमिनल वैल्यू को कॉन्सेंट्रेट करो, नॉमिनल वैल्यू कॉलम को। हमारे पास कितना नॉमिनल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का, तो 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000, तो 80,000 प्लस 70,000 1,50,000 प्लस 40 दैट इज 1,90,000। उसमें से 30,000 इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो उसको माइनस करना है। तो 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000, तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट बाकी बचा वो 1,60,000 का है। फिर से एक बार, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करोगे नॉमिनल वैल्यू को, क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू ओनली। तो नॉमिनल वैल्यू का जो डेबिट साइड है उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करोगे, तो 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000, आपका जो बैलेंस बचा है वो 1,60,000, उसका 6% दैट इज 9,600। या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो 1,60,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12 यू विल गेट द सेम आंसर 9,600। बढ़ते आगे, देखते टाइमलाइन में। अभी आपका नेक्स्ट वाला कौन सा पार्ट है, 1 फरवरी को सेल हुआ है जिस पर 1 महीने का इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन में देखते हैं 1 फरवरी में 900 डिबेंचर्स बेचे हैं और 97x इंटरेस्ट में बेचा। सिंपल हो गया कैलकुलेशन, 900 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका फेस वैल्यू आ गया, 900 को 97 से मल्टीप्लाई करोगे आपका कॉस्ट आ गया। तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 90,000। कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था आपने देखा टाइमलाइन पर, 1 महीने का, तो 12 महीने का 12%, 1 महीने का 1%, तो 90,000 का करके देखो कैलकुलेटर पर, 90,000 का 1% दैट कम्स टू 900। अगर आपको ये परसेंटेज ओरली कैलकुलेट करना है तो हमारा एक वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट 1%, 5%, 2% इजीली विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। हाउ टू बैलेंस द अकाउंट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज विदाउट कैलकुलेटर जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। तो 90,000 का 1% दैट कम्स टू 900। फिर आते हैं कॉस्ट में। कॉस्ट कैलकुलेट करना सिंपल है, 900 को मल्टीप्लाई करोगे 97 से, तो ये आ गया आपका कॉस्ट भी 87,300। अगर अभी हमने सेल किया है तो वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जिसके लिए वर्किंग नोट जरूरी है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, नेट सेलिंग प्राइस, जैसे कि हमने देखा इसको हमको कॉस्ट वाला ही अमाउंट रिकॉर्ड करना है। देखो सेल वाला लाइन 1 फरवरी बाय बैंक सेल, उसके कॉस्ट कॉलम में हमने कितना लिखा है 87,300, उसी को आपको लिखना है नेट सेलिंग प्राइस के सामने 87,300 लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, टोटल कॉस्ट ये 1,57,300। अभी आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मिस्टेक होती है। तो ये 1,57,300 कहाँ से आया, ये टोटल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कॉस्ट कॉलम जो आपको दिख रहा है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड का टोटल करना है और उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है, एक्सेप्ट फॉर दैट 1 फरवरी लाइन। 1 फरवरी का जो सेल का लाइन है उसको छोड़कर आपको जो क्रेडिट साइड में दिख रहा है उसको माइनस करना है। मतलब एग्जैक्टली क्या करोगे, तो 76,000 प्लस 1,500 प्लस 68,600 प्लस 41,200 माइनस 30,000। फिर से एक बार, डेबिट साइड का टोटल, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करोगे, जिस सेल का हमारा ये कैलकुलेशन चल रहा है उसको छोड़कर, मतलब 1 फरवरी का सेल का लाइन है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो 76,000 प्लस 1,500 प्लस 68,600 प्लस 41,200 माइनस 30,000, तो ये आ गया आपका 1,57,300 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो ये तो सिंपल है, आप देख सकते हो वहां पर हमने जो इन्वेस्टमेंट बेचा उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 90,000 डिवाइड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कहां से कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास नॉमिनल वैल्यू की 2 कॉलम है, डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें से डेबिट वाले को ऐड करते जाओ और क्रेडिट वाले को माइनस करना है, सिवाय किसके, जिस सेल के बारे में हमारा ये कैलकुलेशन चल रहा है, मतलब 1 फरवरी में जो सेल है उसको छोड़कर बाकी क्रेडिट साइड वाले को माइनस करना है। इन शॉर्ट 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000। याद रखो 90,000 को माइनस नहीं करना है। सो 80,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000
माइनस 30,000, तो ये आ गया आपका 1,60,000। तो 1,57,300 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 डिवाइड बाय 1,60,000, इसका आंसर आपका आता है 88,481। अभी नेट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो, आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है 1181। प्लस में आता तो प्रॉफिट, माइनस में आ रहा है इसलिए लॉस। लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 फरवरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड वर्किंग नोट, कॉस्ट कॉलम में लिखा हमने 1181, दैट इज अ लॉस। प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड में लिखते, लॉस हुआ इसलिए क्रेडिट साइड में आ गया। बढ़ते आगे, एज पर द एनालिसिस अभी देख रहे हो हम लोग क्लोजिंग की तरफ आ गए। अभी 31 मार्च में हमको क्लोजिंग करना है और क्लोजिंग का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। क्लोजिंग में आप देख सकते हो 3 महीने का इंटरेस्ट भी अक्रूड है, बाकी है, जमा है। तो क्लोजिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉमिनल वैल्यू के डेबिट साइड से, उसका टोटल आ रहा है आपका 1,90,000, उसको आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। नॉमिनल सेम लाइन, टोटल को आपको सेम लाइन पर लिखना होता है। नॉमिनल वैल्यू की क्रेडिट साइड में लिखा 1,90,000, उसमें से आप वो क्रेडिट साइड माइनस करोगे, मतलब 30,000 एंड 90,000 माइनस करोगे, आपका बैलेंस आ गया 70,000। तो 31 मार्च में आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। फिर आपने टाइम लाइन में देखा कि इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट बाकी है, 3 महीने का बाकी है। तो 12 महीने का 12%, तो 3 महीने का 3% होता है। तो 70,000 का 3% आप ओरली बाय ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा एक अच्छा खासा वीडियो बना हुआ है इस पर, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। डू वॉच दैट वीडियो, आपका भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो 70,000 का 3% दैट कम्स टू 2,100। तो आपका 70,000 का 3% आपका आ गया 2,100, आपने क्रेडिट साइड में लिखा। अभी आपको क्या करना है, अभी आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे इंटरेस्ट कॉलम का। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनकम है, उसका क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, तो उसके क्रेडिट साइड का पहले टोटल करोगे, जो आ रहा है 17,100, उसको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में सेम लाइन पर। अभी 17,100 में से 100 में से डेबिट साइड मतलब 2,400, 1,400 और 2,000 माइनस करोगे, जो बैलेंस आ रहा है 11,300, ये बैलेंस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। पूरे साल भर में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, जो साल के आखिर में हमने कहाँ पर ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बढ़ते नेक्स्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम के लिए, उसके डेबिट साइड का पहले टोटल करना है। तो आपके डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 1,87,300। अभी इसी टोटल को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है 1,87,300। अभी आता है इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्लोजिंग एंड वैल्यूएशन। तो 1,87,300 में से आप क्रेडिट साइड माइनस करते हो, मतलब 30,000, 87,300 एंड 1181, तो आपको जो बैलेंस मिल रहा है, तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट एट कॉस्ट। हमारा डेबिट साइड का टोटल था 1,87,300, क्रेडिट साइड का टोटल था 1,18,481। ये माइनस करने के बाद हमारा कॉस्ट आता है 68,819। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया होता, हम लोग उसी को लिखते हैं वहां पर 68,000, जो बैलेंस आ रहा है वो 68,819, और हमारा आंसर यहाँ पर ही खत्म होता। लेकिन इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, तो उसको हमको मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। एट मार्केट वैल्यू इट इज 67,500, जो आपके क्वेश्चन में दिया है। नाउ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो अगर आप देखोगे हमारा कॉस्ट प्राइस 68,819 है, whereas मार्केट वैल्यू 67,500 है, मतलब मार्केट वैल्यू कम है। तो हमको कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड करना होगा, मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि वो कम है। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 67,500, फिर लेकिन हमारा अकाउंट टैली नहीं होगा, क्योंकि जो चीज हमने 68,000 में खरीदी है वो अभी उसका 61,000 रेट चल रहा है, मतलब फ्यूचर में हमको लॉस होने वाला है। तो इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट, डिफरेंस इज टू बी treated as expected loss which is to be transferred to profit and loss। अगर भविष्य में होने वाला लॉस है तो उसको हम लोग आज की तारीख में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा हमारे अकाउंट के बाइबल गीता कुरान में लिखा है। अकाउंट का बाइबल गीता कुरान मतलब क्या है, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग व्हिच यू आर लर्न इन द FIJC itself। तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर लॉस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट। भविष्य में होने वाला लॉस हम लोग आज की तारीख में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको, ये हमने खरीदा हुआ इन्वेस्टमेंट 68,819 का है, और उसका मार्केट वैल्यू अगर हम लोग उसको बेचने जाएंगे, बेचा नहीं है, बेचने जाएंगे
तो 67,500 ही आएगा, मतलब फ्यूचर में हमको लॉस होने वाला है, तो वो लॉस हम लोग आज की तारीख में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो हमको वो मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करना होगा 67,500, और उसका जो डिफरेंस है मतलब 68,819 माइनस 67,500, वो जो लॉस है, डिफरेंस है, वो लॉस दिखाना है 1319, और लॉस आपको पता है कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग नोट नंबर 3 1319 कहाँ से आया, फिर से एक बार, तो ये डिफरेंस है कॉस्ट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू का। अभी इमेजिन करो अगर हमारा मार्केट वैल्यू वहां पर 75,000 होता, हमारा कॉस्ट है 68,000, मार्केट वैल्यू है 75,000, मतलब जो चीज हमने 68 में खरीदी है वो फ्यूचर में हम लोग 75,000 में बेच सकते हैं, तो हमको प्रॉफिट होने वाला है। तो क्या हमको वो प्रॉफिट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स है, वो कहते हैं फ्यूचर में होने cannot record at present unless and until it is realized। तो प्रॉफिट जब तक रियलाइज नहीं होता है till then you cannot record it in the accounts। expected loss, expected future loss can be recorded at present, लेकिन expected profit you cannot record at present। और सिंपल सी बात, अगर आप अकाउंटिंग वाइज देखोगे, मैथमेटिकली देखोगे, तो अगर हमारा कॉस्ट वैल्यू 68,000 है और मार्केट वैल्यू 75,000 है, हमको क्या लिखना है, विच एवर इज लेस, तो जाहिर सी बात है हमारी कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी, और हम लोग कॉस्ट प्राइस को वहां पर लिख देंगे तो अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा, मतलब आपको प्रॉफिट लिखने का चांस ही नहीं होगा। बट एज फार एज द रूल्स आर कंसर्न, आपको पता है कि ये क्यों नहीं होगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट, ओनली एक्सपेक्टेड लॉस इन फ्यूचर can be recorded at present as per the concept of conservatism। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पर। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, मैंने आपको 3 सेशन में सिखाया है। पहले तो इसके बेसिक पार्ट को समझाया, बेसिक कंसेप्ट्स को समझाया, इंटरेस्ट को समझाया, उसके बाद इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में ये समझाया, एंड देन वी हैव रिकॉर्डेड द एक्चुअल क्वेश्चन। तो as far as फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का जहां तक पार्ट है, ये आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। आप इस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देखो, आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। आपको अच्छा स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ये आपके कंसेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर करेगा, बट अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्कोर अ गुड मार्क्स इन एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।